राम राम एवरीबॉडी। मैं रोशनलाल यादव आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रोशन ट्यूटोरियल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको होली की बहुत बहुत ढेरों सारी बधाइयाँ। ये होली ये आपके लिए मंगलमय हो, आप भी कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो, बस यही दुआएं हैं आपके लिए। और अब बात करते हैं हमारे टॉपिक पर। दोस्तों, वेन डायग्राम आज एंड करा दूंगा मैं। अब कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं जो मुझे कराने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं सीजीएल में, सीपीओ में आए हुए, ठीक है, वो और कराने हैं। बाकी वेन डायग्राम है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में क्वेश्चंस और करा देते हैं, थोड़ी और प्रैक्टिस हो जाएगी और फिर वेन डायग्राम खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर कोई नेक्स्ट टॉपिक करेंगे रीजनिंग का। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, एज इट इज मैंने लिखा है। उसने ये कहा था कि जैसे ये तीन उसने सर्कल तैयार किए, वो बोला ये ओनर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला ब्रोकर को और ये वाला वर्कर को। उसने कहा था कि विच रिप्रेजेंट्स ऑल द थ्री, ठीक है, यानी कि तीनों को निरूपित इनमें से कौन सा लेटर कर रहा है, ठीक है। और उसने इस तरीके से ऑप्शन सेट किए थे ABCD करके, ठीक है, जैसे KLMT, ठीक है। इस तरीके से उसने ऑप्शन सेट करके आपको दिए थे। तो आपका देखिए दोस्तों, जो मैंने आपको बताया है अभी तक कि कल मेरे पिछले 2 वीडियोज हैं टाइप सेकंड पर ही बेस हैं, जिसमें मैंने बहुत अच्छे से क्लियरली एक्सप्लेन किया है कि क्या क्या मैक्सिमम लैंग्वेज एग्जामिनर पुट कर सकता है आपके सामने। अब देखिए, ये जो सीजीएल का क्वेश्चन है ये कोई भारी भरकम क्वेश्चन है क्या? जो हमने कराया है, जो मैंने आपको कराया है, उससे तो बहुत हल्का सा क्वेश्चन है ये। मैंने कहा था आपको एक एक पार्ट का मैंने बहुत अच्छे से डिस्कशन किया कि कौन सा पार्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। भाई अभी भी अगर आप नहीं कर सकते तो फिर उसका कोई इलाज भी नहीं है। तो मैं क्वेश्चन कराता हूँ सीधा। इसने कहा है कि तीनों को कौन सा पार्ट रिप्रेजेंट करेगा, तो मैंने बहुत अच्छे से बताया था कि जो कॉमन होगा तीनों के लिए, इस सर्किल के लिए भी, इस सर्किल के लिए भी और इस सर्किल के लिए भी, जो तीनों का कॉमन होगा वही तीनों को रिप्रेजेंट करेगा। भाई तीनों को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या जरूरी है? अब मैं कहूं कि ओनर और ब्रोकर के लिए कौन होगा, ओनर और ब्रोकर दोनों को कौन रिप्रेजेंट करेगा, तो इन दोनों का सर्किल का जो कॉमन होगा ये वाला L, ये इन दोनों को रिप्रेजेंट करेगा। ऐसे ही तो हम बताते हैं, ठीक है। तो इन तीनों में ऐसा मुझे लेटर चाहिए जो इन तीनों सर्किल में आ रहा है, वही तीनों को रिप्रेजेंट करेगा। तो तीनों में आ रहा है कौन सा? T। तो T ही सवाल का क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि ये सीपीओ में आया हुआ क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। एग्जामिनर ने आपको इस तरीके से लैंग्वेज रखी थी, कैसे? ये जो सर्किल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है डॉक्टर्स को, ये जो रेक्टेंगल है, आयत है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एम्प्लॉयड पर्संस को, और ये जो ट्राइंगल है हमारा ये रिप्रेजेंट कर रहा है वुमेन को, ठीक है। एग्जामिनर ने 3 पैरामीटर दिए थे आपको जज करने के लिए, और उसने पूछा था आपसे कि विच नंबर रिप्रेजेंट्स द वुमेन डॉक्टर्स हु आर नॉट एम्प्लॉयड, ठीक है। हिंदी वाले लिख लीजिए कि वुमेन डॉक्टर्स मतलब जो महिला डॉक्टर है, ऐसा कौन सा नंबर है जो महिला डॉक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है जो एम्प्लॉयड नहीं है, नियोजित नहीं है। एम्प्लॉयड का हिंदी मतलब नियोजित या रोजगार नहीं है जिनके पास, वो होता है एम्प्लॉयड। डॉक्टर का तो आप जानते हैं, वुमेन का मतलब होता है औरतें, ठीक है। इसका मतलब तो डॉक्टर ही होता है। हिंदी में एम्प्लॉयड का मतलब होता है नियोजित। तो हिंदी वाले लिखे क्वेश्चन को कि ऐसी महिला डॉक्टर्स जो नियोजित नहीं है, आपको उनकी संख्या बतानी थी। सीपीओ में आया हुआ क्वेश्चन है, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही ले रहा हूं आपको समझाने के लिए कि जो मैंने आपको पढ़ाया है क्या वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं उन पर अप्लाई हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा, बस इतना समझाना है आपको। बाकी जो चैप्टर है वो खत्म है मेरी तरफ से। ये मैंने इसलिए ले लिया एक वीडियो, चलो बना लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा जज हो जाए कि क्वेश्चन किस तरीके से एग्जामिनर पूछता है एग्जाम में, ठीक है। और
जैसे आज ही टॉपिक खत्म हो जाएगा तो इसका मतलब ये नहीं कि टॉपिक खत्म हो गया। आगे अगर फ्यूचर में मुझे कोई और क्वेश्चंस मिलते हैं बढ़िया बढ़िया वेन डायग्राम से रिलेटेड, तो मैं इसका एक सेपरेट वीडियो और बना देंगे और डाल देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक बार सिलेबस तो कराएं जल्दी से जल्दी, ठीक है। तो आप क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन ने कहा है कि सबसे पहले आप ये देखिए क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है। वुमेन डॉक्टर्स की डिमांड कर रहा है, ठीक है, महिला डॉक्टर्स की डिमांड कर रहा है कि ऐसा कौन सा पार्ट है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि ऐसा कौन सा पार्ट है इस फिगर में जो वुमेन डॉक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो महिला डॉक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। सबसे पहले तो आप ये देखिए डॉक्टर महिला कहाँ पर है, ये ट्राइंगल में है। तो महिलाओं को सिर्फ और सिर्फ ये 9, 1, 2 और 7 ही रिप्रेजेंट कर सकता है। इसके अलावा कोई भी नंबर इनको रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो ट्राइंगल है सिर्फ यही औरतों को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद उसको डॉक्टर भी चाहिए। तो डॉक्टर है वो सिर्फ सर्किल ही रिप्रेजेंट कर पा रहा है। सर्किल में अब आप ये देखिए कि ऐसे कौन से नंबर हैं जो वुमेन भी है और डॉक्टर भी है। वो है देखिए वुमेन वाला ट्राइंगल है 2 और 7, जो डॉक्टर भी है। डॉक्टर वाले में भी आ रहा है, क्या 3 ले सकते हैं यहाँ पर? 3 है वो डॉक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो वुमेन को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा। जो हमारा 4 है ये डॉक्टर को तो रिप्रेजेंट कर पा रहा है, लेकिन ये वुमेन को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा। तो हमें यहाँ पर ज्ञानी बनने की जरूरत नहीं है एग्जाम हॉल में। जितना एग्जामिनर आपसे पूछता है उतना ही आपको सोचना है, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं सोचना, नहीं तो वहां पर फिर निकालते रह जाओगे, कोई मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है। टाइम ज्यादा लग जाएगा और वैसे ही बाहर हो जाओगे, आते हुए क्वेश्चंस रह जाएंगे। तो हमें सिर्फ उतना देखना है कि एग्जामिनर ने क्या पूछा है, वुमेन डॉक्टर्स। अब आप ये देखिए सीधा कि वुमेन डॉक्टर्स है कहाँ। मैं एग्जाम में आपको क्वेश्चन अटेंड करने का तरीका बता रहा हूँ कि कैसे आप जल्दी हिट कर सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। आपने देखा कि वुमेन डॉक्टर्स की डिमांड है, तो वुमेन डॉक्टर आपने देखा कि वुमेन डॉक्टर का सेक्शन कहाँ है। आपने कहा वुमेन तो ये रहा और डॉक्टर ये रहा, तो या तो 2 होगा या 7 होगा। अब आगे जो लैंग्वेज एग्जामिनर ने पुट की है वो की है कि हु आर नॉट एम्प्लॉयड, जो एम्प्लॉयड नहीं है, जो नियोजित नहीं है। तो मुझे पता है कि जो ये रेक्टेंगल है ये एम्प्लॉयड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसको छोड़ दे भाई, इसको छोड़ दो आप। जो बच गया वो ही क्या होगा, नॉट एम्प्लॉयड होगा, जो नियोजित नहीं है। तो 2 आप नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि एग्जामिनर कह रहा है कि ऐसी महिला डॉक्टर चाहिए उसको जो एम्प्लॉयड नहीं है, जो नियोजित नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ 7 ही बचता है ऐसी महिला डॉक्टर जो नियोजित नहीं है। तो 7 हमारे सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत आसान है, तो लिखना पड़ रहा है आपको समझाने के लिए नहीं, बहुत आसान सी चीजें हैं और हल्के हल्के क्वेश्चन आते हैं वेन डायग्राम से। जैसा मैंने जो लेवल कराया है आपको, कि मैंने यहां तक कराया है और एग्जाम में सिर्फ यही आएगा, इससे ज्यादा नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। सीपीओ में ही आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, सीपीओ में ही पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो आप देखिए कि यहाँ पर आपको 3 दिए थे, इंडियन, एडवोकेट्स और टीचर्स। और एग्जामिनर ने ये पूछा था, तो मैंने अभी पहला क्वेश्चन ही कराया था कि इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो इंडियन, एडवोकेट्स और टीचर्स यानी कि तीनों को रिप्रेजेंट कर पा रहा है। तो भाई दोस्तों वो आप मैंने बहुत अच्छे से बताया था कि आप तीनों का कॉमन देखिए, तीनों सर्किल में जो कॉमन आ रहा है ये वाला 3 नंबर, ये 3 मेरा क्या होगा, आंसर होगा कि 3 वो नंबर है जो तीनों को रिप्रेजेंट कर रहा है, इंडियन, एडवोकेट और टीचर्स को। बस इतना ही क्वेश्चन है और ज्यादा भारी थोड़ी आते हैं एग्जाम में, ठीक है। और लेते हैं और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेते हैं। इसमें बस लैंग्वेज वो ही रख लेना जो मैंने पहले बताई थी, इसलिए मैंने दोबारा नहीं लिखा लैंग्वेज, लैंग्वेज सेम रहेगी। अगर मान लो आपको ये कहता है कि ऐसे इंडियंस जो एडवोकेट है लेकिन टीचर नहीं है, तो 2 हो जाएगा इसका आंसर। अगर एग्जामिनर आपसे कहता है कि ऐसे इंडियंस जो टीचर्स तो हैं लेकिन एडवोकेट नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। अगर वो कहता है कि ऐसे एडवोकेट्स जो टीचर्स तो हैं लेकिन इंडियन नहीं है, अब आपको इंडियन नहीं है जैसे ही वो ये लैंग्वेज पुट करता है, तो आपको जो इंडियन वाला जो सर्किल है इसको काटना पड़ेगा। इसके अंदर जो भी नंबर आ रहे हैं, जो भी लेटर आ रहे हैं, उन सबको आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो साफ साफ कह रहा है कि आपको इंडियन को नहीं लेना है, ठीक है। तो आप उसको ना लें, बस वो सिर्फ आप एडवोकेट और टीचर्स को ही लें। तो ऐसे कितने होंगे, 6 होंगे, ठीक है। इस तरीके से लैंग्वेज पुट करते हैं और बस क्वेश्चन इधर उधर यही घूमेगा और इससे ज्यादा क्या घुमाएगा। वो पूछ सकता है कि ऐसे इंडियन जो एडवोकेट भी नहीं है और टीचर्स भी नहीं है, तो 1 हो गया। ऐसे एडवोकेट
जो इंडियन भी नहीं है और टीचर्स भी नहीं है, 7 हो गया। ऐसे टीचर्स जो इंडियन भी नहीं है और ना ही वो एडवोकेट्स हैं, तो 5 हो गए सवाल का उत्तर। अब इससे ज्यादा लैंग्वेज बताओ क्या बोल सकती है वेन डायग्राम में, ठीक है। अब चलो क्वेश्चन करा ही देते हैं, आपको 20-30 मिनट लगी गए हैं तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये भी आपका सीपीयू में ही आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये था दोस्तों कि जैसे आपको 3 जो पैरामीटर दिए हैं स्टूडेंट, डांसर्स और सिंगर्स का, वो कह रहा है कि जो आपका ये वाला है वर्ग वाला सेक्शन, ये स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये जो ट्राइंगल है ये डांसर्स को रिप्रेजेंट कर पा रहा है, ठीक है। और जो ये सर्किल है ये कर पा रहा है सिंगर को रिप्रेजेंट। और एग्जामिनर ने क्या किया इस बार, वो सीधा ना पूछ करके उसने रिवर्स लैंग्वेज घुमाई और थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज किया। लैंग्वेज क्या चेंज किया, उसने कहा कि व्हाट डज बी रिप्रेजेंट्स, यानी कि हिंदी वाले देखिए इसका मतलब होता है कि बी जो है ये वाला बी, ये किसको रिप्रेजेंट कर पा रहा है। एग्जामिनर ने ये लैंग्वेज रखी। अभी तक हम इसकी जस्ट उल्टा क्वेश्चन पूछ रहा था एग्जामिनर कि ऐसे स्टूडेंट जो सिंगर्स हैं लेकिन डांसर नहीं है, उनकी संख्या बताओ, वो या फिर वो बताइए जो सिंगर है डांसर, स्टूडेंट जो सिंगर्स हैं लेकिन डांसर नहीं है, ठीक है। अभी तक क्या कर रहा था, हमारे को सीधा लैंग्वेज दे करके हमारे से नंबर या फिर कोई लेटर पूछ रहा था जो उसको रिप्रेजेंट कर पा रहा है। लेकिन एग्जामिनर ने इस बार क्या किया, उसको जस्ट रिवर्स कर लिया। इस बार क्या किया उसने, नंबर या लेटर को दे करके और उसने उसकी लैंग्वेज पूछ ली कि ये जो है बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरीके से वो रिवर्स लैंग्वेज भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो बात इसमें भी कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए वैसे। तो वो कह रहा है कि बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप ये देखिए दोस्तों, जब भी कि बी आ कह रहा है और किस किस सेक्शन को ये कवर कर रहा है वो हमें देखना है, और किस सेक्शन को ये छोड़ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं किसको कवर कर रहा है। एक तो स्टूडेंट को कवर कर रहा है, तो हम लिख देंगे स्टूडेंट। एक जो बी है ये देखिए ट्राइंगल में भी आ रहा है ये बी, तो ये डांसर भी हो गया, बहुत सिंपल है। अब ये देखिए क्या ये जो बी है ये सिंगर में आ रहा है, ये देखिए सिंगर वाली लाइन तो यहां तक ही रह गई। तो क्या ये बी सिंगर में आ रहा है, नहीं आ रहा, तो ये सिंगर को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। बाकी स्टूडेंट और डांसर को रिप्रेजेंट करेगा। तो स्टूडेंट्स हु आर डांसर्स, इस तरीके से लैंग्वेज थी, स्टूडेंट्स हु आर डांसर्स, स्टूडेंट्स हु आर सिंगर्स, ठीक है। ऑप्शन ए जैसे आपको दे देगा स्टूडेंट्स हु आर सिंगर्स, ऑप्शन बी दे दिया आपको स्टूडेंट्स हु आर डांसर्स, ऑप्शन नंबर सी दे दिया स्टूडेंट्स हु आर डांसर्स एंड सिंगर्स, ठीक है। स्टूडेंट्स हु आर डांसर्स एंड सिंगर्स, एंड फोर्थ ऑप्शन इस तरीके से रख देगा कुछ भी कि स्टूडेंट्स हु आर सिंगर्स बट नॉट डांसर्स, ठीक है। तो इस तरीके से एग्जामिनर लैंग्वेज रखेगा लेटर या नंबर को देकर के, और बोल देगा कि ये जो है लेटर या नंबर ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपके पास मेरे हिसाब से कोई दिक्कत वाला सवाल है नहीं है, ठीक है। जिसके बेसिक्स बढ़िया है, चाहे वो लेटर को देकर पूछे, चाहे वो नंबर को देकर के पूछे, चाहे वो सीधा लैंग्वेज से माध्यम से पुट करे क्वेश्चन, तो भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया ही इस तरीके से है कि आपको दिक्कत आएगी नहीं इस वेन डायग्राम में। अगर आप मेरे पिछले 20 वीडियो को देखा है आपने और समझा है, नोट्स बनाए हैं और रिवाइज किया है, तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन आपके लिए बहुत हल्के होंगे, ये मैं विश्वास कर सकता हूं पूरा 100%, ठीक है। तो उसने सिर्फ ये पूछा कि जो बी है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बी हमारा स्टूडेंट्स को। अब आप ये देखना है सीधा कि बी आ किस में रहा है, स्टूडेंट में आ रहा है, डांसर में आ रहा है, तो स्टूडेंट और डांसर को ही रिप्रेजेंट करेगा, स्टूडेंट्स हु आर डांसर्स। बी सिंगर में नहीं आ रहा है तो सिंगर वाले सेक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। इस तरीके से हमारा लैंग्वेज ये होगा, ठीक है, स्टूडेंट्स हु आर डांसर्स, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी सीपीयू में ही आया हुआ क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन मैं इसलिए वैरायटी ले रहा हूं ताकि मैं आपको समझा पाऊं कि एग्जामिनर किस किस तरीके से एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, कैसे वो आपको फंसा सकता है, और आपके पास क्या ऑप्शंस हैं उससे निकलने के, ठीक है। एग्जामिनर ने जैसे एक क्वेश्चन आपको पुट किया और इस तरीके से उसने 4 सर्किल फ्रेम कर दिए 3 की जगह, और इस तरीके से फिगरिंग कर दी, उसने नंबरिंग कर दी कि ABCD जो भी है, ठीक है, लेटर डाल दिए, और उसने कहा कि जो ए है वो तमिल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इससे बहुत लंबी चौड़ी लैंग्वेज बनाई, कोई 7-8 लाइन की लैंग्वेज बनाई थी,
वो मैं बताता हूँ आपको। उसने क्या बनाया, उसने कहा कि ए रिप्रेजेंट तमिल स्पीकिंग पीपल, यानी कि ए ऐसे लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है जो तमिल भाषा बोलते हैं। बी है वो तेलुगु भाषियों को रिप्रेजेंट कर रहा है। सी है वो कन्नड़ भाषियों को रिप्रेजेंट कर रहा है। डी है वो हिंदी भाषियों को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरीके से उसने लैंग्वेज पे लैंग्वेज डाली। एफ है वो इंग्लिश भाषियों को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस तरीके से, ठीक है। और लास्ट में जब उसने पूछा, तो लैंग्वेज के सबसे लास्ट में जो था उसमें लैंग्वेज थी ये कि हु टॉक एनी 3 लैंग्वेज, फाइंड पर्सन्स हु टॉक एनी 3 लैंग्वेज। अब आप मुझे ये बताइए दोस्तों कि इसका मतलब होता है कि ऐसे पीपल जो 3 भाषाओं को बोलते हैं, आपको उनकी संख्या बतानी है या उनकी नंबरिंग बतानी है या फिर उनको लेटर जो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है उसके बारे में आपको बताना है कि कौन सा ऐसा लेटर है इनमें से जो 3 भाषाओं को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसका क्वेश्चन लेने का मतलब मेरा इतना सा दोस्तों कि कई बार क्या होता है, एग्जामिनर फालतू की लैंग्वेज आपके सामने रखता है। ऐसा हमेशा नहीं होता। 5% पॉसिबिलिटी ये है कि वो जबरदस्ती लैंग्वेज डाल करके इतना लंबा क्वेश्चन बना देता है और हम डर के उस क्वेश्चन को छोड़ जाते हैं या फिर उसमें टाइम ज्यादा लगा देते हैं करने में। हम सोचते हैं कि पता नहीं क्वेश्चन में तो है ही क्या। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो आप एक बार उसको पढ़े जरूर जल्दी जल्दी, ठीक है। और फिर आप क्वेश्चन की तह तक जाएं कि क्वेश्चन जो सबसे लास्ट में आपको एक क्वेश्चन की लैंग्वेज मिलेगी कि एग्जामिनर आपसे डिमांड क्या कर रहा है, वो जरूर पढ़ें आप। क्योंकि जैसे ही आप वो पढ़ोगे तो लैंग्वेज का, अब देखिए इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने आपको कहा कि वो टॉक एनी 3 लैंग्वेज, यानी कि जो भी 3 भाषा बोलते हैं उनको बता दो सिर्फ। तो इनको फर्क नहीं पड़ता कि तमिल भाषियों को बताना है, ये भी फर्क नहीं पड़ता कि तेलुगु भाषियों को बताना है। कोई भी भाषा बोले, चाहे वो हिंदी बोले, तेलुगु बोले, तमिल बोले, इंग्लिश बोले, राजस्थानी बोले, ठीक है, कोई भी फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। क्योंकि एग्जामिनर की जो लैंग्वेज है वो ये है कि एनी 3 लैंग्वेज, यानी कि कोई भी 3 भाषा बोलता हो, आपको सिर्फ उनको चिन्हित करना है। तो आपके लिए जो ऊपर की जो लैंग्वेज थी 5-6 लाइन वो बना बना के दे रहा था आपको, उनका कोई भी मतलब नहीं रहा, कोई भी मतलब नहीं रहा देने का। वो सिर्फ क्यों दी गई है, आपको टाइम लगवाने के लिए दी गई है, ठीक है। तो कई बार एग्जामिनर ऐसा करता है, कई बार करता है, ऐसा नहीं हमेशा करता है, लेकिन कई बार वो कर देता है ऐसा, ताकि जो बच्चा है वो स्मार्ट बच्चा ही आगे जा पाए वहां से। नहीं तो क्या होगा, आप उसमें फंसोगे, आप पढ़ोगे 4 बार उसको, तब तक आपके 2 मिनट बीत जाएंगे और 2 मिनट में आपका जो साथी है वो अगले 4 क्वेश्चन निपटा के आगे निकल जाएगा, ठीक है। तो वो यही चेक करता है कि इसके अंदर जजमेंट कितना है। देखिए वो रीजनिंग आप लोग क्यों पूछ रहा है, रीजनिंग ये लॉजिकल रीजनिंग है, ये आपको हर तरीके से सेट करता है एग्जामिनर की इसके अंदर जजमेंट कितना है, किस तरीके से क्वेश्चन को ट्रीट कर रहा है, ठीक है। हर एंगल से आपको चेक करता है, वो आपको पता ही नहीं लगता और वो इतना चेक कर लेता है कि मतलब वो इतना समझ लेता है कि ये जो आदमी है इस पोस्ट के लिए अच्छा है, जो है इस पोस्ट के लिए बेस्ट है। इतना आपसे वो रीजनिंग के माध्यम से ही वो जज कर लेता है। अब आप देखिए, अब जिस बच्चे के अंदर डिसीजन मेकिंग होगी वो लास्ट में अगर पहुंचेगा, पढ़ेगा कि यार वो तो सिर्फ 3 लैंग्वेज की बात कर रहा है, उसको मतलब ही नहीं है ये जो इधर रामायण दे रखी है कि कौन हिंदी बोल रहा है, कौन तमिल बोल रहा है, कौन तेलुगु बोल रहा है, ठीक है, इसको मतलब ही नहीं है एग्जामिनर को। तो वो सिर्फ ये चेक कर पा रहा है कि इसके अंदर जजमेंट कैपेबिलिटी कितनी है। नहीं, क्वेश्चन हार्ड थोड़ी है ये। और जब आप इस क्वेश्चन को देखोगे एग्जाम हॉल में तो कोई 7-8 लाइन में लैंग्वेज थी ये, मैंने तो और भी कम लिखी है ये, ठीक है। तो अब आपको सिर्फ इतना देखना है कि ऐसे पर्सन जो तीनों भाषी हैं, तीनों लैंग्वेज बोलते हैं, वो कौन से हैं। तो बहुत आसान है दोस्तों, आप ये देखिए कि 3 सर्किल होने चाहिए और तीनों सर्किल का जो कॉमन है, तीनों सर्किल का, एक बार ध्यान से सुनना, कि तीनों सर्किल का जो कॉमन है वही क्या होगा, 3 भाषा बोलने वाले को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अब जैसे देखिए कि यहां पर है, यहां पर जो एफ है और ये जो एच है, ये ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये इसको भी बोल पा रहा है, ये इस वाले सर्किल को भी बोल पा रहा है और ये इस वाले सर्किल को भी बोल पा रहा है। इसी तरीके से इस सर्किल के लिए एच है, इसके लिए भी और इसके लिए भी। क्या डी है वो 3 भाषा बोल सकता है? नहीं बोल सकता, क्योंकि इसको 3 भाषा बोलने वाला चाहिए और तीनों भाषा बोलने वाला के लिए जरूरी है कि वो ऐसा नंबर या ऐसा लेटर जो तीनों सर्किल के अंदर आ रहा हो,
वही लेटर या नंबर जो है वो तीन भाषा बोलने वालों को रिप्रेजेंट करेगा। मैं बार बार ये रिपीट कर रहा हूं आपके लिए क्योंकि क्वेश्चन आते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो तीनों भाषाओं को बोलने के लिए एक तो एफ है और ये एक एच है। तो इस तरीके से जो ऑप्शन नंबर ए है वो मेरा, इस तरीके से उसने ऑप्शन दिए थे एफ एच, एफ के, एच के, इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो एफ एच है ये ही तीनों भाषाओं को रिप्रेजेंट कर रहा है, तीनों भाषाओं को बोलने वालों को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो ए ऑप्शन है मेरा, ये सबसे राइट ऑप्शन है, ठीक है दोस्तों। बाकी जैसे एफ तो है ही, के क्या तीनों भाषाएं बोल पा रहा है? के तो सिर्फ एक ही भाषा बोल पा रहा है। इसी तरीके से जो आई है वो दो भाषाएं बोल पा रहा है, एक तो ये वाली और एक ये वाली, ये दो भाषाएं बोल पा रहा है, ठीक है। इसी तरीके से के है वो एक भाषा बोल पा रहा है और एच है ये तीन भाषाएं बोल पा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं दोस्तों कि कैसे एग्जामिनर आपसे वहां पर डिसीजन भी करवा सकता है, ठीक है, और आपको पता भी नहीं लगेगा आप कहाँ फंस गए, ठीक है। तो आप करते रहिए क्वेश्चंस को। और चलिए एक बार टाइम देख लेते हैं और लेते हैं क्वेश्चंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सीजन में आया हुआ क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन की लैंग्वेज देख लेते हैं कि जो रेक्टेंगल है ये वाला रिप्रेजेंट कर रहा है मेल्स को, जो सर्किल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक्टर्स को, और जो ट्राइंगल है हमारा ये रिप्रेजेंट कर रहा है सिंगर्स को। और एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है कि आपको मेल सिंगर्स की संख्या बतानी है, मेल सिंगर्स बताने हैं कि ऐसा कौन सा नंबर है जो मेल सिंगर्स यानी कि जो पुरुष जो संगीतज्ञ हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है दोस्तों। इस क्वेश्चन को लेने के मकसद जो है वो बहुत गहरा है दोस्तों। ये सीजीएल में क्वेश्चन आया है तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि हवाबाजी में कर दिया हो क्वेश्चन ने, ठीक है। जो मैंने पार्ट 1 में, जो पार्ट शायद 19वां में मैंने आपको बहुत अच्छे से डिस्कस किया था कि कब आपको क्या लेना है क्या छोड़ना है, ठीक है, उस पर ही बेस्ड क्वेश्चन था ये, ठीक है। अब देखिए दोस्तों कि ये एग्जामिनर ने एग्जैक्ट ऑप्शन लिए हैं मैंने, जो एग्जामिनर ने सेट किए हैं, ठीक है। आप ये देखिए कि आपको पूछ क्या रहा है एग्जामिनर की, मेल सिंगर्स पूछ रहा है। आपने देखा कि जो मेल सिंगर्स हैं एक तो रेक्टेंगल को चाहिए, रेक्टेंगल मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और सिंगर्स हैं वो ट्राइंगल के लिए, ये ट्राइंगल के लिए। अब आप ये देखिए कि जो मेल सिंगर्स हैं यानी कि जो रेक्टेंगल में भी आ रहे हैं और जो ट्राइंगल में भी आ रहे हैं, ऐसे नंबर कौन से हैं? 3 और 6, ठीक है। अब भाई एग्जामिनर ने आपसे कहीं कहा है कि आप एक्टर्स को ना लें, मतलब आप सर्किल को ना लें, कहीं भी लैंग्वेज एग्जामिनर ने ये नहीं डाली है कि वो एक्टर नहीं है, ठीक है। और जब तक दोस्तों एग्जामिनर ये लैंग्वेज नहीं डालता है कि एक्टर नहीं है तब तक आपको एक्टर को लेना है। क्या कहा मैंने? जब तक एग्जामिनर खुद नहीं चल के बोलता है कि ये एक्टर को नहीं लेना है तो फिर तो नहीं लेना है, लेकिन अगर कुछ नहीं कहा है उसके बारे में तो फिर आपको वो एक्टर को लेना पड़ेगा, ठीक है। फिर हम आते हैं ऑप्शंस पर। भाई हमने कहा कि 3 भी रिप्रेजेंट कर रहा है और 6 भी रिप्रेजेंट कर रहा है, जो एग्जामिनर की डिमांड है उसकी। अब मैं आता हूं ऑप्शन पे। ऑप्शन में मैंने देखा कि ऑप्शन में तो 8, 5, 6 और 3 यानी कि दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल है। क्या देखा मैंने कि 6 और 3 ये दोनों ही ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल है, तो मैं किसको टिक करूं? एग्जामिनर ने कहा चूज द बेस्ट अल्टरनेटिव, तभी तो वो लैंग्वेज डालता है कि सबसे बेस्ट का चुनाव करो, ठीक है। तो अब जिसके कंसेप्ट अच्छे नहीं होंगे वो यहीं पर ही लड़खड़ा जाएगा और क्वेश्चन को गलत करेगा। 50-50% पॉसिबिलिटी है। भाई वो 2 ऑप्शन तो चलो एलिमिनेट कर दिया उसने, लेकिन इन 2 में 50-50% वो सही भी कर सकता है गलत भी कर सकता है। यहां काम आते हैं फंडामेंटल आपके, यहां काम आते हैं आपके जो बेसिक्स है कि कितनी पकड़ है आपकी बेसिक्स पर, ठीक है। जिसकी पकड़ नहीं होगी वो यहां गायब हो जाएगा, कंफर्म है ये बात, ठीक है। अब एग्जामिनर ने कुछ कहा ही नहीं कि वो एक्टर के बारे में, तो हमें एक्टर को लेना है, ठीक है। तो दूसरी बात दोस्तों जब ये निकल के आई कि अब मैं 3 को लूं या 6 को लूं, ठीक है, 3 को ले या 6 को ले, तो मैंने कहा, मैंने आपको ये भी बताया था कि आप उन नंबरों को जोड़ के देखिए कि क्या पता उन नंबरों का जो योग है वो दे रखा हो, 3 + 6 यानी कि 9। 9 कहीं भी दे रखा है, ऑप्शन में नहीं दे रखा। क्यों नहीं दिया एग्जामिनर ने 9? क्योंकि 9 है वो यहां से रिप्रेजेंट कर चुका है वो। तो हम कोई समझने वाला स्टूडेंट कल को ये क्लेम कर सकता है कि सर मैं तो, आप तो इस 9 की बात कर रहे हैं। भाई हमने क्या कहा कि एग्जामिनर ने तो ये सोच के चलो 9 दे दिया कि 3 + 6 9, एक ऑप्शन और डाल दिया मान लो करके 9,
तो ये ऑप्शन डालना सबसे डेंजर है एग्जामिनर के लिए, क्योंकि यहाँ पर क्लेम ज्यादा आएंगे। कोई स्टूडेंट कहेगा सर मैं तो सोचा कि आप इस नो की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब जो ये नो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सर्किल को, तो सर्किल के रिप्रेजेंट कर रहा है एक्टर को, और ये जो अपना रेक्टेंगल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है मेल को। तो ये जो नो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है मेल एक्टर को, ठीक है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों, मेल एक्टर को, मेल एक्टर को। लेकिन एग्जामिनर ने मेल एक्टर नहीं पूछा, एग्जामिनर ने पूछा है मेल सिंगर। भाई नो तो रिप्रेजेंट कर गया मेल एक्टर को, हमने क्या किया, इनको जोड़ करके निकाल लिया नो, और ये कहा, हमने कहा कि ये जो नो है ये मेल सिंगर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। देख लो दोस्तों, एग्जामिनर हर एंगल से सोचता है, हर स्टूडेंट के दिमाग को परखता है, ठीक है। इसलिए वो कोई भी गलती करता नहीं है जानबूझ के। हाँ, कोई बाय द वे मिस्टेक हो जाती है तो वो अलग बात है। अब मैं इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको बता रहा हूं कि कैसे एग्जामिनर अप्रोच डालता है, कैसे वो थिंकिंग प्रोसेस डालता है अपनी, ठीक है। अगर किसी स्टूडेंट ने इस नो को टिक कर दिया, पहली बात तो उसने देखो दिया ही नहीं ऑप्शन में, ठीक है, ऑप्शन में ही सेट नहीं किया कि नो को, क्योंकि कल को हो सकता है कि ये नो समझ ले और मेल एक्टर को, ये तो मेल एक्टर को रिप्रेजेंट करेगा भाई नो। तो इस तरीके से यहां पर क्या होता है, बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है स्टूडेंट के लिए। तो उसने क्या किया, एग्जामिनर ने इस कंफ्यूजन को मिटा दिया, उसने नो डाला ही नहीं, खत्म करो इस खेल को, ठीक है। तो उसने नो डाला ही नहीं तो झंझट ही खत्म हो गया कि भाई नो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मेरे पास ये दो ऑप्शन बचे हैं, इनमें से मुझे बेस्ट चुनना है। तो बेस्ट दोस्तों फिर बात आती है 100% की। अब आपको 100% ऐसे नंबर या ऐसे लेटर लेने होंगे जो सिर्फ और सिर्फ मेल सिंगर को ही रिप्रेजेंट करेंगे, जिनका एक्टर से कोई भी लिंक नहीं होना चाहिए। फिर बात आती है थर्ड स्टेप पे किसकी, ऐसे नंबर या ऐसे लेटर जो सिर्फ और सिर्फ मेल सिंगर को ही रिप्रेजेंट करेंगे, जिनका एक्टर से कहीं भी कोई लिंक नहीं होगा। क्योंकि जो 6 नंबर है दोस्तों, ये हमारा जो है ये एक्टर को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए हम 6 वाले ऑप्शन को नहीं ले सकते। यहाँ पर 3 ही ऑप्शन होगा जो बिल्कुल प्योरली 100% ये श्योर है कि ये मेल एक्टर है, मेल सिंगर ही है। जो 3 नंबर है ये 100% इस बात की गारंटी दे रहा है कि ये मेल सिंगर ही है। 6 है वो ये कह रहा है कि मेल सिंगर तो है ही, साथ में एक्टर भी है, जबकि एग्जामिनर ने फिर एक्टर वाला कंसेप्ट यहाँ पर डाला नहीं, हम नहीं लेंगे वहां पर। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन था जो मैंने आपसे दूर करने की कोशिश की है। आप इसको दोबारा देख सकते हैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये एग्जामिनर आपको फंसाएगा, ये कन्फर्म है। कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपकी शिफ्ट में ना आए, लेकिन 100% कोई ना कोई शिफ्ट में इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं जो दिमाग लगाने पर ही सोल्व होंगे, ठीक है। कब आपको नो लेना है इस तरीके से क्वेश्चन डालेगा वो, कब छोड़ना है, कब को छोड़ना है, कब आपको 100% वही लैंग्वेज लेनी है जो एग्जामिनर ने पूछी है, तो वो उस केस में इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे जो एग्जामिनर ने ऑप्शन सेट किए, ठीक है दोस्तों। तो ठीक है, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं दोस्तों, और इंतजार करते रहिए। मेरी तरफ से ये वेन डायग्राम है ये कंप्लीट है, ठीक है। और अगर फ्यूचर में मान लो मुझे और क्वेश्चंस मिलते हैं वेन डायग्राम से रिलेटेड जो भी एग्जाम्स में आए हुए हैं, कंसेप्ट मैंने सारे डिस्कस कर लिए हैं। देखिए आप इन्हीं को रिवाइज कीजिए 2 से 3 बार, आपके बढ़िया बन जाएंगे, आप कोई भी क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने कराए आपको 5-4 और भी कराएंगे, लेकिन अभी मैं चाह रहा हूँ कि एक बार सिलेबस करा दिया जाए तो वो बढ़िया रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो बस इतना ही बहुत है वेन डायग्राम के लिए। अब नेक्स्ट कोई और टॉपिक स्टार्ट करेंगे, आप कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं कि कौन सा टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं, वो पढ़ा देंगे, ठीक है। मैथ में, रीजनिंग में, अभी इंग्लिश नहीं करेंगे, इंग्लिश थोड़ा लेट करेंगे अभी। मैथ और रीजनिंग में जो भी आपको पढ़ना है कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो वेन डायग्राम है मेरी तरफ से कंप्लीट है, आप इसी को 4-5 बार रिवाइज कीजिए जो मैंने पढ़ा दिया है 21 वीडियो में, बाकी सब सेट हो जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।